Good morning, students. Hope you all are well. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग बेटा। मैम। गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉर्जन ऑफ सिलेंड्रिकल बार्स। इस यूनिट का नाम क्या है? टॉर्जन। और इसमें पहला टॉपिक हमने किया टॉर्जन ऑफ सिलेंड्रिकल शेफ्ट। ठीक है, शेफ्ट जब किया तो कंप्लीट कर दिया। टॉर्जन ऑफ सिलेंड्रिकल बार्स सेकंड टॉपिक है ये। अब पॉइंट ये उठता है कि बार और शेफ्ट में फर्क क्या है। तो सबसे पहले हम इसी बात को समझेंगे कि बार और शेफ्ट में क्या फर्क है। क्योंकि बार और शेफ्ट में जो हमने शेफ्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट निकाली वो ऐसे कैसे इस्तेमाल हो रही है, दोबारा नहीं निकालेंगे हम। अगर आपके पास ये आर्टिकल आता है तो आप शेफ्ट वाली डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाओगे, यहाँ वो पूरा करके दिखाओगे। उसके बाद वही का वही जो टी जेड एक्स टी जेड वाई टी आई जे जीरो सारे स्ट्रेसेस जीरो आए थे, वही का वही सेम है, सेम डायग्राम, सेम सब कुछ। ठीक है, तो फिर वही सेम चलेगा आगे, कोई फर्क नहीं है, वही बाउंड्री कंडीशन, वही सब कुछ। तो फिर नया आर्टिकल क्यों बनाया? वही आर्टिकल काफी था। एक्चुअली टॉर्जन ऑफ सिलेंड्रिकल बार्स जो हेडिंग दिया गया, उसके बाद उसने आर्टिकल तो एक तरह से वही रिपीट करना है जो आपका शेफ्ट का है। यहाँ खत्म हो गया एक तरह से आर्टिकल। इसके बाद केस वन स्टार्ट किया इसने, शेफ्ट वाला आर्टिकल पूरा रिपीट कर दो, आर्टिकल सिलेंड्रिकल बार और शेफ्ट वही है। लेकिन केस वन और केस वन में कहता है बार विद सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, यानी बार है और उसका क्रॉस सेक्शन कैसा है? सर्कुलर। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। ओह सॉरी, प्रेजेंट नहीं की मैंने। मैं करती हूँ प्रेजेंट। प्रेजेंट करना ही भूल जाते हैं हम हर रोज। अब स्क्रीन दिख रही है आपको? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो टॉर्जन ऑफ सिलेंड्रिकल बार्स हमारा आर्टिकल है और हम यहाँ इसको 5 लाइन के बाद केस वन पर आ गए। इसका मतलब है कि 5 लाइन तक आपने कौन सा आर्टिकल पूरा करके दिखाना है? शेफ्ट का। पिछले 2-3 पेज 4 पेज जो आर्टिकल किया था वो रिपीट होगा पूरा, वो और आर्टिकल फॉर वार्स वही है। लेकिन फिर ये केस लेता है कि अगर बार का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, और केस टू लेता है कि बार का कोई भी क्रॉस सेक्शन हो सकता है सर्कल के अलावा, फॉर सिलेंडर अदर देन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, सर्कल के अलावा कैसा भी क्रॉस सेक्शन हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा, इलिप्स, कोई और। तो वो ये कह रहा है। केस वन और केस टू जो निष्कर्ष निकालेंगे वो अलग से क्वेश्चन बन के आता है। केस वन का क्वेश्चन बनेगा कि ये जो लास्ट लाइन है वो इसका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब हम जो बात अंडरस्टैंड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड करेंगे कि बार और शेफ्ट में क्या फर्क है। पहला हमारा मुद्दा यही है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बार एंड शेफ्ट। चलिए देखो, ये शेफ्ट है, सर्कुलर शेफ्ट, आपको यहाँ दिख रहा है लिखा हुआ। स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स निकालने होते हैं तो हम करते हैं। ये जनरेटर है और ये कोई टरबाइन है, ये लिखा हुआ है देखो, टरबाइन। टरबाइन पानी देने के भी काम आते हैं खेतों में। अब रोटेशन बीच में ये जो डंडी लगी हुई है ये शेफ्ट है, इसका क्या काम है? रोटेट करना, घुमाना। तो शेफ्ट का तो सिर्फ जो बेसिस हैं वो सिर्फ सर्कुलर ही हो सकते हैं, शेफ्ट के तो सिर्फ सर्कुलर ही होते हैं। ये बात कर रही हूँ मैं शेफ्ट की, क्योंकि उसका काम है किसी कहीं भी अटैच होकर रोटेशन को सहायता देनी, रोटेशन में सहायता देनी। यहाँ इसने अलग कर दी है पूरी शेफ्ट।
कि ये उधर टरबाइन के साथ जुड़ रही है और इधर जनरेटर के साथ जुड़ रही है और इनको वहां से यहाँ एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, जो जनरेटर की एनर्जी है टरबाइन, टरबाइन से जनरेटर, तो ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के लिए शेफ्ट काम कर रही है। ठीक है। अब बात आती है कि बार भी ऐसी होती है, सिलेंड्रिकल बार भी। ठीक है। ये सारे डायग्राम शेफ्ट्स के हैं, यहाँ कुछ भी नया नहीं दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा ना, वैसा ही दिख रहा है। ये सबसे बढ़िया चीज है। ये है जैसे हमने बीच में ये चार वो लगा रखे हैं डिस्क, ये शेफ्ट है और होलो भी है। शेफ्ट होलो भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। सिलेंड्रिकल बार आपकी वो भी सॉलिड या होलो हो सकती है, कोई फर्क नहीं हुआ अभी तक। तो अभी तक तो एक जैसी ही चल रही हैं दोनों। अब हम कहीं और देखते हैं, दूसरी जगह। जब हमने यहाँ पर देखा था तो ये यही डायग्राम था यहाँ सेम। ठीक है, इसको छोड़ दो, ये सेम है। अब आप यहाँ देखते हैं, ये सब आपको बार शेफ्ट्स, हेडिंग वही डालेंगे। सर्कुलर बार डाल दिया इसने, इसने हेडिंग डाल दिया सर्कुलर बार। ठीक है, ओके। तो ये बार के लिए काम कर रहा है, टॉर्जन फॉर्मूला निकालने के बाद में वो शेफ्ट के लिए वही अप्लाई हो जाएगा। सर्कुलर बार और शेफ्ट एक ही चीज है, रफली हम ये कह सकते हैं। मुद्दा ये आता है, शेफ्ट का जो असली डायग्राम है वो है, मैंने ये शेफ्ट पीडीएफ खोल लिया, ये खोल लिया, एक लिंक खोला था, ये यहाँ देखो आप, ये सबसे बढ़िया डायग्राम यहाँ मिलना चाहिए, ये रहा, इसको दिखाना था मुझे। ये जो तीन G1 G2 G3 दिख रहा है, तीन तरह के सिलेंड्रिकल बार्स कनेक्ट हो गए। पहले G1 अलग बार है, G2 अलग है, G3 अलग है। ठीक है, तीनों जैसे कैमरा में होते हैं, एक के अंदर एक के अंदर एक। कैमरा दूर से जब फोटो लेते हैं हम कैमरे से, तो हम उसे खोल लेते हैं पूरा डिस्टेंस। तो ये जो चीज है ना, ये शेफ्ट है। और सिलेंड्रिकल बार एक सिंगल है। शेफ्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बार्स भी कह सकते हैं। शेफ्ट में एक बार भी हो सकती है, दो भी लग सकती है, तीन भी लग सकती हैं। ठीक है, और एक इसका सर्कुलर होगा बेस, लेकिन सिलेंड्रिकल बार किसी भी बेस की हो सकती है, सर्कल भी और किसी और शेप की। तो अब मेरे ख्याल से काफी होगी इस पे बात, और हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। शेफ्ट के लास्ट डायग्राम से ही आपको सब क्लियर हुआ है। अब हम सर्कुलर बार का जो आर्टिकल करना चाहते हैं, ये हमारी है सर बार। ठीक है, तो शेफ्ट और सर्कुलर बार में कोई फर्क नहीं है। सिलेंड्रिकल बार सिलेंड्रिकल, सर्कुलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके बेस कैसे हैं, सर्कल हैं। अभी हम केस 1 की ही बात करेंगे। अब जब हमने शेफ्ट को डिस्कस किया था, तो हमने डिस्प्लेसमेंट निकाली थी। कैसे निकाली थी? हमने कहा था कि ये हमारा था, इसका डायग्राम बनाते हैं सही सा। हमने कहा था ये z एक्सिस है और ये xy प्लेन है, ये z इज इक्वल टू 0 और ये z इज इक्वल टू l, ऐसे कहा था। और ये कहा था कि जो एंगल थीटा है रोटेशन का, ऐसे ये घूम जाएगी। जब सर्कुलर बार घूमती है तो आपके पास जितनी ये क्रॉस सेक्शन है ना, अगर मैं इनको बीच में से काट दूं, जैसे एक आरी लूं, लकड़ी का लट्ठा है ये, और आरी से काट दूं, क्रॉस सेक्शन सारे सर्कुलर हैं, उनमें कोई घुमाव नहीं आता, सिर्फ लेटरल सेक्शन ही घूमता है। ये हमने बताया था कि लेटरल सेक्शन ही घूमता है। ये जो सर्कुलर सेक्शंस है, मतलब बेस पे कोई असर नहीं पड़ता, ना बेसिस पे पड़ता, ये दोनों तो बेसिस हैं किनारे वाले, और बीच के हम कहेंगे सेक्शंस। क्योंकि अगर हम आरी से इनको काटते हैं, जैसे हम तरबूज काटते हैं, ऐसे ही अगर बीच में से इनको सीधा कट कर देते हैं, उसे बोलते हैं सेक्शन। तो ये सेक्शंस पर कोई असर नहीं पड़ता टॉर्जन का। किस बात का असर नहीं पड़ता? टॉर्जन का। टॉर्जन है रोटेशन, टॉर्जन का मीनिंग ही रोटेशन है। क्योंकि सेक्शन का दूसरा ही आर्टिकल है, तो मेरे को आपको ये बातें क्लियर करनी बहुत जरूरी है कि सेक्शंस पे कोई असर नहीं पड़ता अगर ये सर्कुलर हैं बेसिस। कोई भी सेंटर का सेक्शन, सब सर्कुलर शेप में रहते हैं, सिर्फ उसका लेटरल हिस्सा ही घूमता है।
अब टोर्जन है क्या? आप स्ट्रेस तो पहले यूनिट से पढ़ रहे हो, यूनिट 1 में भी स्ट्रेसेस पढ़ रहे थे, स्ट्रेसेस और स्ट्रेन। यूनिट पिछले साल इलास्टिसिटी में भी पढ़ के आए हो स्ट्रेसेस और स्ट्रेन। अब भी स्ट्रेस और स्ट्रेन ही पढ़ रहे हो, तो फिर क्या कर क्या रहे हैं हम? क्या चेंज क्या है यहाँ? जो आपने पहले स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़े वो सब के सब लीनियर स्ट्रेसेस थे। लीनियर यानी लाइन में, आपने किसी चीज को लाइन की तरफ हिलाया, स्ट्रेसेस। ये है रोटेशनल। जो अब हम कर रहे हैं ना टॉर्जन, टॉर्जन का मतलब रोटेशन से है। रोटेशन यानी एंगल थीटा। तो जैसे ही ये चैप्टर यूनिट स्टार्ट हुआ एंगल थीटा आ गया और हमने कहा कि हमारा जो थीटा है वो z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पिछले आर्टिकल में ये बात कही हमने। तो टॉर्जन का ये आधार है, ये लाइन पूरे यूनिट का आधार है कि जो भी थीटा, जितना रोटेशन होगी, जितना घुमाव होगा, टॉर्जन का फोटो ही यही है, घुमाव। कि आपने किसी चीज के दोनों तरफ से उसको घुमाने की कोशिश की, एक तरफ से वो फिक्स था तो दूसरी तरफ से घुमाने की कोशिश की और वो घूम गई और वो रिजिड बॉडी थी, मतलब वो हार्ड बॉडी थी, फिर भी वो टॉर्जन डेवलप हुआ। ठीक है, टॉर्जन का एंगल थीटा। तो टॉर्जन रोटेशन के साथ जुड़ा हुआ है, जहां रोटेशन है वहां टॉर्जन है। लीनियर स्ट्रेस टीआईजे आप करके आए, टॉर्जन में जो स्ट्रेस कर रहे हो, आपने पिछले आर्टिकल में देखा आपके सारे टीआईजे जीरो हो गए सिवाय टी एक्स जेड के और टी वाई जेड के, बस यही दो रह गए थे। तो इसका मीनिंग साफ है कि आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम। अच्छा, यस मैम। तो टी एक्स जेड और टी वाई जेड ही निकले थे, बाकी सब जीरो हो गए थे। जो इनको शेयर स्ट्रेस कहते हैं। मैंने कल आपको एक फोटो दिखाकर कहा, परसों मतलब जब भी लेक्चर लगा तो मैंने आपको कहा था कि ये तीनों जो होते हैं ये शेयर स्ट्रेस है। शेयर का मतलब होता है जिसमें आई और जे बराबर नहीं है, एक्स और जेड, वाई और जेड, एक्स और वाई, और ये बराबर होते हैं, टी जेड एक्स के बराबर है, ये टी जेड वाई के बराबर होता है और ये टी वाई एक्स के बराबर होते हैं, शेयर है। और नॉर्मल कौन से होते हैं? नॉर्मल मैंने कहा था टी एक्स एक्स हो गया, टी वाई वाई हो गया और टी जेड जेड हो गया। ये कैसे होते हैं? नॉर्मल। स्पेशल इसकी डायग्राम भी आपको दिखाई थी। अब मैं आपको इस पूरे सेक्शन से रिलेटेड एक लाइन जरूर पढ़वाऊंगी कि टॉर्जन इज लाइक ए लीनियर फोर्स, प्रोड्यूस करता है स्ट्रेस और स्ट्रेन। अनलाइक लीनियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, टॉर्जन कॉजेज अ ट्विस्टिंग स्ट्रेस। इसमें ट्विस्टिंग स्ट्रेस पैदा होता है यानी शियर स्ट्रेस, और रोटेशन पैदा होती है और उसे शियर स्ट्रेन कहते हैं। मतलब टॉर्जन के पूरे यूनिट में आप शियर स्ट्रेस निकल रहे होंगे, आपके टी एक्स वाई, टी वाई जेड, टी जेड एक्स यही निकलेंगे, और रोटेशन का जरूर मामला आएगा। तो टॉर्जनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जहां भी बात आएगी इसका मतलब ही यही है कि ट्विस्ट है, एंगल थीटा यूज हो रहा है, और एक कपल जो कपल यहाँ बेस पर लगेगा जिसकी वजह से वो टॉर्जन पैदा होगा। हमने अपने फर्स्ट आर्टिकल में कहा था कि हमारे इस सिलेंडर पर बेस पर एक कपल ने एक्ट किया, ऐसे कहा था ना, जैसे ये ले लो, मान लो कि इस कपल ने इसको घुमाने की कोशिश की, इस रॉड को ट्विस्ट करने की कोशिश की, है ना। तो वो जो कपल है उसे कहेंगे टॉर्जनल कपल है, उसकी वजह से ही तो कपल पैदा, उसकी वजह से ही तो ट्विस्ट हुआ, उस कपल का मोमेंट निकलेगा। ठीक है, तो यही कपल का मोमेंट आपने पिछले आर्टिकल में शेफ्ट में निकाला। जब आपने ये निकाला ना, मोमेंट का फॉर्मूला लगाया था, अगर आप पढ़ के आए हैं तो आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पर मोमेंट का ये निकाला था, ये डबल इंटीग्रेशन, ये रहा ये मूवमेंट। ये किसका मूवमेंट था? ये उस कपल का मूवमेंट था। नॉन वेनिशिंग कंपोनेंट ऑफ द कपल एम प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस ओवर द एंड ऑफ सिलेंडर। तो सारा मुद्दा हमारा चल रहा था बार और शेफ्ट पर। बार और शेफ्ट अभी एक ही है अगर वो सर्कुलर बेस के हैं। तो अब हम आर्टिकल शुरू करते हैं। देखो पहली लाइन वो कहता है, कंसिडर अ सिलेंड्रिकल बार, नो बॉडी फोर्सेस। हम कह रहे हैं बॉडी फोर्सेस जीरो है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है लेटरल सरफेस पर। हमने पिछले आर्टिकल में भी यही लाइन लिखी थी, अब भी यही है। क्या कह रहे हैं हम? कोई बॉडी फोर्स नहीं है, बॉडी फोर्स जीरो, और हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है लेटरल सरफेस पर। ठीक है, लेटरल सरफेस पर नहीं है। हम कपल कहाँ लगा रहे हैं? हम बेस पर लगा रहे हैं कपल, यहाँ लगा रहे हैं ना कपल। तो कपल किस जगह लग रहा है? बेस पर। बेस है ये गोला, सर्कल,
ठीक है, लेटरल सरफेस ये होती है। तो लेटरल सरफेस पर कोई भी फोर्स नहीं है, उसने स्पेशल लाइन लिखी है, देयर इज नो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ऑन द लेटरल सरफेस। एक नीट एंड क्लीन डायग्राम जरूरी है। ये बेसिस हैं, कपल यहाँ लगा हुआ है, अगर कैसी भी डायरेक्शन में है, ये लेटरल सरफेस है, यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं है, नो फोर्स। ठीक है, अच्छा अगली लाइन। उसके बाद वो कहता है एक एंड बार का फिक्स्ड है, कहाँ पर, z इज इक्वल टू जीरो प्लेन में। ये आपका z इज इक्वल टू जीरो प्लेन, ये एंड फिक्स हो गया, ये दीवार में समझ लो फिक्स है ये एंड। उसके बाद दूसरा एंड जो है प्लेन z इज इक्वल टू l में है, और वो ट्विस्ट किया जाता है एक कपल से, और जिसका मैग्नीट्यूड m है, और जिसका मोमेंट एक्स जेड एक्सिस की तरफ है। अब देखो, ये z इज इक्वल टू l प्लेन था, और यहाँ लग रहा है कपल, और उसका जो एक्सिस मोमेंट जो है, वो मोमेंट अलोंग द एक्सिस होता है, तो वो इधर है, मतलब हमारा कपल यूं समझ लो, इस तरह का ले लो आप। उस दिन मैंने डायग्राम पूरा बनाया, उसमें दिखाया था आपको, ये रहा, यहाँ था पहले डायग्राम में कपल बना हुआ था कि कपल की शेप कैसे, कपल किस तरफ होगा। कपल की डायरेक्शन आपको ये रही, ये ऐसे है और कपल ऐसे था। ठीक है, इसका मूवमेंट किधर होगा, अलोंग द जेड एक्सिस, अलोंग द एक्सिस ऑफ द बार। हो गया, इस लाइन यहाँ तक तो सेम आर्टिकल है। आगे क्या कहता है, केस वन। केस वन में कहता है बेस विद सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, कि अगर हमारा क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, तो थीटा एंगल घूमने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट्स होंगी वो क्या होंगी, वो होंगी u इज इक्वल टू माइनस थीटा, y की जगह बाद में अल्फा, थीटा की जगह आएगा वैसे, थीटा y लिख लो, v इज इक्वल टू क्या था, थीटा x। उस दिन ये सब निकलवा कर दिखाई थी। थीटा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा जेड, इसलिए u बन गया है माइनस अल्फा जेड वाई, और v बन गया है अल्फा जेड एक्स, और w जीरो है। w जीरो का मीनिंग था कि आपकी इस इन दोनों बेसिस में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये बेसिस अपनी जगह पर है, क्योंकि आपका जो z है वो यही है, z प्लेन में है ये बेसिस। ठीक है, W जीरो है, देर इज नो डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास U V W आ गए थे, आपने वही यहाँ कॉपी कर दिए, इसका मतलब अगर ये आर्टिकल आता है तो आपको वहीं से रिपीट करनी है बात। ठीक है, ये हो गया आपका अल्फा जेड एक्स, और ये हो गया W जीरो। अब बात आती है आगे, आपने टी निकाले थे स्ट्रेस, मैंने पूरा एक एक स्ट्रेस निकाल कर दिखाया था, तो हमने दिखाया था सारे टी आई जे जीरो आए थे, सिर्फ एक्सेप्ट टी जेड एक्स और टी जेड वाई, ये दो निकले थे। और इनकी क्या वैल्यू आई थी, इनकी वैल्यू आई थी माइनस म्यू अल्फा वाई और म्यू अल्फा एक्स, माइनस म्यू अल्फा वाई और म्यू अल्फा एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब आपने कहा था कि लेटरल सरफेस पर, मैंने 29.4 इक्वेशन कही थी बुक सोकोलोनिकफ की, आई एस सोकोलोनिकफ की, पेज नंबर आपके पास ये गया हुआ है पीडीएफ क्लासरूम में, और इसका पेज नंबर 107 से शुरू होता है ये। तो इस इक्वेशन नंबर ये है कि वो कहती है कि लेटरल सरफेस पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, टी जेड एक्स न्यू एक्स प्लस टी जेड वाई न्यू वाई जीरो। तीन इक्वेशनें थी, लेकिन चूंकि हमारे बाकी कंपोनेंट जीरो हैं, इसलिए हमने उन पर इतना फोकस नहीं किया, वो तो जीरो बराबर जीरो बन गए, लेकिन ये जो इक्वेशन थी इसको हमने करके दिखाया था जीरो। इसको जीरो करने के लिए हमने इसकी वैल्यू पुट की, इसकी वैल्यू पुट की। टी जेड एक्स कितना है, माइनस म्यू अल्फा वाई, और ये न्यू एक्स, और ये है म्यू अल्फा एक्स, और ये हो गया न्यू वाई बराबर जीरो। मुझे अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर प्रूव करनी है, तो बराबर प्रूव करने के लिए मुझे एक डायग्राम की यहाँ क्या पुट करूँ मैं, मुझे ये दिखाना है कि ये इज इक्वल टू जीरो। एम क्या है मेरा, जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो मैंने पिछले आर्टिकल में दिखा दिया था, जीरो इज इक्वल टू जीरो मैंने उस आर्टिकल में दिखाया था कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। कैसे दिखाया था,
आप वहां जाके चेक कर लेना, मैं नहीं तो आपको यहीं दिखा देती हूँ। ये रहा, मैंने कैसे आपको उस दिन पूरा प्रूव करके दिखाया था कि ये 0 बराबर 0 आएगा। ये रहा, हमने ये जो आपका न्यू एक्स है उसको एक्स बाई ए और न्यू वाई को वाई बाई ए कहा था, और ये कट गया था, मतलब आपका सेम बन गई थी ये चीज, और ये कट के 0 बराबर 0 आ गया था, यानी रिजल्ट वेरीफाइड कि 29.4 नंबर की इक्वेशन सेटिस्फाइड हैं। वो 3 इक्वेशनें होती हैं, लेकिन हमने सिर्फ किसके लिए प्रूव की, टी एक्स जेड न्यू एक्स और टी वाई जेड न्यू वाई, क्योंकि हमारे बाकी टी 0 थे तो 0 बराबर 0 वैसे ही बन गए, लेकिन ये चूंकि नॉन जीरो थे दोनों, तो इसके लिए हमने करके दिखा दिया। अब बात आती है, हम फिर इस इक्वेशन से यहाँ क्या कर रहे हैं, सर्कुलर शेफ्ट में, सर्कुलर बार में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ऐसी वैल्यू पुट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करके इसको dy बाय समथिंग और यहाँ dx बाय ds ऐसा बनाएंगे कि जब इसका इंटीग्रेशन लें तो सर्कल की इक्वेशन आ जाए, और हम कहेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन सर्कल की आई है। इसका मतलब है कि अगर इनके बेस सर्कल हैं, सिलेंडर के जो बेस हैं अगर वो सर्कल हैं, तो वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं और उनमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, उनमें उनकी शेप में कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ लेटरल सरफेस ही आ, होती है, मतलब जो अफेक्ट होती है। वी कैन से इन ऑर्डर टू हैव प्लेन क्रॉस सेक्शन टू रिमेन प्लेन even after twisting it is necessary that cross section should be circular। अगर आपका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है तो प्लेन क्रॉस सेक्शन प्लेन ही रहेगा, ये नहीं ट्विस्ट होगा, बाकी सिर्फ लेटरल हिस्सा ही ट्विस्ट होगा। लेकिन यदि आपका क्रॉस सेक्शन इलिप्टिकल शेप का है या कोई और टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब बिना शेप का है, तो आपका लेटरल हिस्सा तो ट्विस्ट हो ही रहा है, ये क्रॉस सेक्शन वाला हिस्सा भी घूम जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा, ये सारे सेक्शंस भी ट्विस्ट हो जाएंगे। सेक्शन समझते हो ना, सेक्शंस वैसे ही बनते हैं, तो उस केस में ये भी ट्विस्ट होंगे, वो ये कहना चाहता है। सिर्फ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ट्विस्ट नहीं होता, मतलब उसको उसमें कोई चेंज नहीं आता, अदरवाइज कोई और शेप का क्रॉस सेक्शन है तो वो बदलेगा। ये हम केस 2 में दिखाएंगे कि वो बदल रहा है। केस 1 में हमने ये प्रूव किया, तो हमारा क्वेश्चन ये बनकर आएगा, पेपर में ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, प्रूव दैट इन ऑर्डर टू हैव प्लेन क्रॉस सेक्शन टू रिमेन प्लेन इवन आफ्टर ट्विस्टिंग इट इज नेसेसरी दैट क्रॉस सेक्शन शुड बी सर्कुलर। तो आप कैसे प्रूव कर रहे हो सर्कुलर, आपने ये जो सर्कल की इक्वेशन निकाली, अब ये मैं निकाल कर आपको दिखाती हूँ। दोबारा ब्लैंक टॉप खोलते हैं, खत्म हो गया, तो ये हमारे पास ब्लैंक टॉप है। देखिए, मैंने आपको लिखा टी जेड एक्स न्यू एक्स टी जेड वाई न्यू वाई इज इक्वल टू 0। फिर मैंने कहा टी जेड एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस म्यू अल्फा वाई, ये न्यू एक्स है, और ये है म्यू अल्फा एक्स और यह न्यू वाई है। अब मैं इनकी वैल्यू पुट करना चाहती हूँ, मुझे पता है ये क्या होता है, न्यू एक्स का मतलब होता है कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन एक्स एंड न्यू, इसका मतलब होता है कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन वाई एंड न्यू होता है। अब मैंने ये डायग्राम बनाया, मैं चाहती क्या हूँ, मैं यहाँ y के साथ नहीं चाहती हूँ किसी तरह से dy आ जाए, और मैं x, यहाँ x है, मैं चाहती हूँ यहाँ किसी तरह से dx आ जाए, बस, ताकि मेरी ये जो इक्वेशन है वो क्या बन जाए, इंटीग्रेट करूँ तो y dy से y स्क्वायर हो गया, और x dx से x स्क्वायर बाई टू को मतलब इग्नोर करके x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कॉस एंगल से dx बाई ds और इससे मैंने ये डायग्राम लिया कि ये मेरे पास कोई भी सरफेस है सपोज, ठीक है, ये s है, राइट, तो मुझे ये डायग्राम ये बना हुआ, तो मुझे ये ओरिजिन वही बना लेती हूँ मैं जहाँ से एस निकाल रही हूँ, ये एस, ठीक है, ये ds हो गया।
तो ये dx है, ये x एक्सिस है, ये dy है, और ये मेरा ds है। और ये जो एंगल है ये है x और s के बीच में है। ठीक कह रही हूँ? कॉस ऑफ एंगल बिटवीन एक्स एस है। अगर मैं ये निकालूं, ये एंगल है कॉस, ये एक्स और एस, इस एंगल का नाम है एक्स कॉमा एस, मतलब एक्स एक्सिस का एस के साथ एंगल, और नॉर्मल होती है एस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल ये बनेगी न्यू, एस टेंजेंट है और ये नॉर्मल। तो ये एंगल, ये वाई एक्सिस है। अब मैं चाहती हूँ कि एक्स और न्यू वाले एंगल को बदलना। देखो मेरे पास एक्स और न्यू के बीच में एंगल है, एक्स एक्सिस ये है और ये न्यू है, न्यू नॉर्मल, ये एंगल है। इसको मैं 90 माइनस ये लिख सकती हूँ। देखो ये एंगल 90 है कि नहीं है एस और न्यू में, तो मैं इसको 90 माइनस एक्स लिख सकती हूँ। कॉस, मैं पहले कॉस एक्स न्यू के ऊपर काम करती हूँ, कॉस एक्स न्यू, इसको लिख दिया कॉस 90 माइनस एक्स एस। हो गया यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक? तो अब अगर मैं वाई न्यू लिखना चाहूँ, यहाँ तक हो गया 90 माइनस एक्सेस। अब 90 माइनस एक्सेस के बाद ये रहा, आपने ये इसने उल्टा शुरू किया, कॉस वाई न्यू, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैंने ये कहा कॉस 90 माइनस एक्सेस, मुझे पहुंचना है कॉस एक्स न्यू को पहुंचाना है, ये रहा। ठीक है, साइन एक्सेस हो गया, साइन एक्सेस डिवाइडेड ds हो गया। लो जी, ये हो गया साइन एक्सेस। सही है यहाँ तक? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा एक्सेस ये एंगल है, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं? डीवाई बाई ds हो गया। इस ट्राइंगल को ऐसे बना लो, दोबारा बड़े पेज पे बना देती हूँ। ये आपकी कर्व है, ये एस है, ये आपका dx है, dy है, ये dx है, ये ds है, ये एंगल है x कॉमा एस। ठीक है, ये है न्यू और ये y एक्सिस है, तो कहीं अभी y की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब ये एंगल है x का न्यू के साथ, और y का न्यू के साथ इतना बड़ा एंगल है क्योंकि y इतनी दूर है, y कॉमा न्यू। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, dy बटा ds को क्या कह दिया? साइन एक्सेस। सही हो गया? तो dy बटा ds पुट कर दो, जहां मैं cos x न्यू लिए बैठी थी वहां हो गया dy बाई ds, एक काम हो गया खत्म। अब इधर आ जाओ, cos y न्यू, उसकी जगह dx बाई ds तक पहुंचना है। उसके साथ हम क्या करते हैं, cos y न्यू, y न्यू इतना बड़ा एंगल है, एक तरह से क्या है, y न्यू एंगल है x न्यू प्लस 90, है कि नहीं? cos x न्यू 90 प्लस cos x न्यू है, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन एक्स न्यू हो गया। ठीक है मुझे तो पहुंचाना है डी, मतलब cos एक्सेस तक पहुंचना है किसी तरह से। तो अभी एक्सेस के लिए चलते हैं, इसको इस स्टेप को छोड़। हो गया? अब क्या किया, एक्स न्यू का मतलब क्या है? 90 माइनस एक्सेस, तो एक्स न्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, 90 तो पड़ा रहने दो, 90 माइनस एक्सेस, बस 90 90 180, cos 180 माइनस एक्सेस, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos एक्सेस। cos एक्सेस का मतलब क्या है? cos थीटा क्या होता है? बेस बटा हाइपोटेन्यूज, dx बटा ds, और वो भी माइनस के साथ। हो गया? पुट कर दो यार, यही तो चाहिए था हमें। इसकी जगह क्या चाहिए था मुझे? यहाँ तो माइनस पहले था, तो यहाँ मैं माइनस ले आई, तो दोनों में माइनस हो गया। आपके पास दोनों इक्वेशनों में माइनस हो गया, माइनस में अल्फा कॉमन,
वाई डी वाई बटा डी एस प्लस एक्स डी एक्स बटा डी एस बराबर है 0। अब इंटीग्रेट बोथ साइड्स दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो माइनस में अल्फा ये बन गई। अब इसको माइनस में अल्फा इग्नोर कर दिया, इक्वल टू 0 में मर्ज कर दिया, डीएस भी खत्म, तो 2 से मल्टीप्लाई अपनी तरफ से कर दिया। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कांस्टेंट वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। हेंस अगर सर्कल की अगर इनकी ये बेसिस सर्कल है तो इसका मतलब ये बाउंड्री कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। ये एक बाउंड्री कंडीशन थी 29.4 और साथ ही इनका कोई भी हिस्सा अफेक्ट नहीं होगा बेस का, सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया घूमेगा। अब नेक्स्ट केस आता है केस 2। 9:56 हो गए हैं, केस 2 हम कल करेंगे। ठीक है, आपका सिलेबस तो वैसे भी बहुत अच्छी स्पीड से चल रहा है, 2 सेक्शन हो चुके हैं। केस 2 वी विल डू टुमारो।